हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कबीर रावत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही आसान है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसे 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। दोस्तों, हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे लाइन बाय लाइन, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या एसेंशियल रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी के लाइनों से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो हमें इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं आपका समय वेस्ट ना करूं, मैं चैप्टर को स्टार्ट कर देता हूं। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से चीज़ें नज़र आएँ। तो आप देख सकते हैं द सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। शुरू में ही चैप्टर में कुछ आपको सुपर कंडक्टर्स का नाम लिखा हुआ है, सुपर कंडक्टर, बायोकम्पैटिबल प्लास्टिक और सिलिकॉन चिप्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो कि अब ये देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर में नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, वो भी सॉलिड सब्सटेंस है। बायोकम्पैटिबल प्लास्टिक से पाइप बनाई जाती हैं। सिलिकॉन चिप से कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर और प्रोसेसर्स में इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस के खास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि साइंस के डेवलपमेंट में अच्छा रोल प्ले करते हैं। इससे चैप्टर को शुरू किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं चैप्टर आपको सॉलिड सब्सटेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता है। अब मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, अब चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, चैप्टर के शुरू में बताया गया है कि लिक्विड और गैस जो होता है, हम पहले से ही जानते आ रहे हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं कि लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है, वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको टर्म नज़र आ रहे होंगे। लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी है लिक्विड और गैस दोनों में होती है। क्यों? क्योंकि हमको हमेशा से या क्लास 9 से या फिर हम 10 से सुनते आ रहे हैं कि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं ये भी है कि लिक्विड और गैस को, अब देखिए, उसने एक टर्म में इस्तेमाल किया था। लिक्विड और गैस को अगर हम एक टर्म में बोलते हैं तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। अब चैप्टर सॉलिड में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड और गैस से अलग होता है, इसीलिए आगे आपसे ये बोला गया था कि चलिए भाई ठीक है, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल तो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन क्या सॉलिड में ऐसा है? तो आप पहले से ही जानते हो कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका पोजीशन फिक्स होता है। आप पहले से जानते हैं कि सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब एटम, आयंस या मॉलिक्यूल से मेरा मतलब है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड में, उनका पोजीशन फिक्स होता है। वो केवल अपने मीन पोजीशन पर, अपने ही मध्य भाग पर कर सकते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑसिलेट करने वाली बात, कि आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल नहीं मूव करते। आप ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अब ये बोल सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं कम से कम अपने पोजीशन पर कंपन करते हैं, ये आप कहोगे। अब इससे पता लगता है कि सॉलिड क्या होते हैं, बहुत अधिक रिजिड का मतलब है हार्ड होते हैं। ठीक है दोस्त, अब उसने आपसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर कैसा है, बाइंडिंग फोर्स कैसा उसमें लगता है, इससे हमें प्रॉपर्टी का पता चलेगा। और चैप्टर आप आगे बढ़ोगे तो कुछ और ख़ास एग्जांपल्स दिए हुए हैं। दोस्तों, मैं चैप्टर में आपको कुछ वही चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो कि आपके काम की हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप उसे पढ़ के जाओगे तो आपके काम आ सकती हैं। तो मतलब आप एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखना कि ये कार्बन नैनोट्यूब्स का एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि कार्बन नैनोट्यूब्स होता क्या है। ये कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है जिनके पास क्षमता होती है कि इनसे ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो कि स्टील से भी ज़्यादा टफ होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा लाइट होगा, मतलब हल्का होगा एल्यूमिनियम से, स्टील से ज़्यादा कठोर होगा, और कॉपर से भी ज़्यादा जो कंडक्टिव होगा। तो सोच सकते हैं कि कार्बन नैनोट्यूब से ऐसे मटेरियल्स भी बनाए जा सकते हैं जो कि स्टील से तो कठोर हैं, एल्यूमिनियम से हल्के हैं और कॉपर से कंडक्टिव है। तो आप समझ सकते हैं कि साइंस और सोसाइटी, समाज के साथ साथ विज्ञान, दोनों का ही विकास ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड, चैप्टर में कुछ खास चीज़ें ही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ना व्यर्थ हो और कम समय में आप अच्छी चीज़ों को जान पाओ। आगे आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हो गए, सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल, इन सब के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो साइंस के डेवलपमेंट में अच्छा रोल प्ले करती हैं।
लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या सीखना है, इस चैप्टर में आपको जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। या फिर किसी भी सॉलिड में अगर हम किसी भी सॉलिड के अंदर अगर हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उसकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर देते हैं, उसे और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। मतलब चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको सॉलिड स्टेट में आपको थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का भी पार्ट पढ़ने को मिलता है। तो चैप्टर को अब हम आगे शुरू बढ़ाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट तो और भी ज़्यादा आसान है चैप्टर में। आप देख ही रहे होंगे कि ये आप पॉइंट देख रहे हैं कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। अब सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स में मास, वॉल्यूम, शेप जो होता है सॉलिड का डिफिनिट होता है। मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी कम डिस्टेंस होता है, ठीक है, और मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा खासा फोर्स लगता है। कॉन्स्टेंट पार्टिकल, एटम एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका पोजीशन फिक्स है और अपने ही पोजीशन पर केवल ऑसिलेट करते हैं। ये चीज़ आप अभी पढ़ के आए हो। सॉलिड को आप है ना दबा नहीं सकते हो हाथों से, वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, और काफ़ी रिजिड होते हैं। तो ये चीज़ें आपको मतलब 9-10 की चीज़ें आप पहले से ही जानते आए हो। तो कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर में यहाँ से नोट्स बना सकते हैं कि आप चैप्टर के नोट्स में सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू कर सकते हैं। अब चैप्टर का मेन पोर्शन है एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो 1.2 आप देख रहे हो यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। 1.2 एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आप देख रहे हो चैप्टर का मेन पार्ट है। इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो गारंटीड आते हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आप एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में 2 डिफरेंस लिख के बताओ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है आप यहाँ एमरफस और क्रिस्टलाइन के बारे में ये लाइन बाय लाइन इतनी पैराग्राफ्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी, आप कई सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो मैं एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए आपको केवल टेबल के ज़रिए और चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम एमरफस और क्रिस्टलाइन को टेबल की हेल्प से काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एमरफस और क्रिस्टलाइन आप देख ही सकते हो। तो उसने बोला है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिस्टलाइन और यहाँ देख रहे हो आप एमरफस, इनके बीच में डिफरेंस बताया गया हो टेबल के ज़रिए। आप टेबल में ही डिफरेंस याद रखो क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। तो उसने बताया कि क्रिस्टलाइन जो होता है ज्योमेट्रिकल शेप का होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप में भी डिफिनिट है, लेकिन एमरफस जो होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन जो है काफ़ी डिफिनिट शेप वाला है और एमरफस इरेगुलर शेप वाला है? तो इस पॉइंट को बस केवल आपको समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक ग्राफ में आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। चलिए हम यहाँ से ग्राफ की मदद से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये पॉइंट आपको ए नज़र आ रहा होगा, ये पॉइंट बी नज़र आ रहा होगा। इन दोनों फिगर में देखिए पॉइंट ए जो वाला ये जो पिक्चर है ये है क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो बी आप देख रहे हो ये वाला, ये आपका क्वार्ट्ज ग्लास का एग्जाम्पल है। तो जो ये क्वार्ट्ज वाला एग्जाम्पल है ये वाला पॉइंट मैं आपको शुरू से फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो है क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल है जो कि क्रिस्टलाइन के अंदर है। तो आप समझ सकते हो क्रिस्टलाइन जब का ये एग्जाम्पल है तो ये इसमें कितनी सारी चीज़ें क्रम में नज़र आ रही होंगी आपको, बिल्कुल ही एकदम चीज़ें फिक्स हैं, बिल्कुल क्रम में नज़र आ रही हैं। लेकिन वहीं आप पॉइंट बी में आप देखो तो ये क्वार्ट्ज ग्लास का एग्जाम्पल है जो कि एमरफस सॉलिड है। तो इसमें बिल्कुल भी कोई क्रम नहीं है, सब इरेगुलर शेप जैसा कुछ दिख रहा है और यहाँ कितना अच्छा शेप है। इसीलिए आपको पहले पॉइंट में बताया गया है क्रिस्टलाइन जो होता है बिल्कुल ही डिफिनिट शेप वाला है और एमरफस जो होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं। हालांकि चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको पॉइंट केवल क्लियर हो गया हो ग्राफ के ज़रिए। एनसीईआरटी में इसलिए आपको ये ग्राफ दिया गया था ताकि आप इसे समझ लो। अब हम अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम आ चुके हैं और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो बोलता है कि क्रिस्टलाइन में मेल्टिंग पॉइंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल शार्प होता है। और एमरफस सॉलिड का बोला गया है कि सॉफ्ट, मतलब आप टेम्परेचर देते जाओगे और ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है।
क्रिस्टलाइन में आपको ये बताया गया आगे कि अगर आप किसी शार्प टूल से, बहुत ही कोई चाकू जैसी कोई चीज़ है, तो जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करोगे तो जो 2 भाग में उसको आप बांटोगे, तब उसका जो सरफेस होगा, जो आपको 2 सॉलिड में जब आपने उसको बांटा है काटने के बाद, तो वो सरफेस बहुत ही स्मूथ होने वाला है। और वैसे ही जब लेकिन अमरफस को आप किसी चाकू जैसी चीज़ से काट देते हो, तो अब जो 2 भागों में आपने उसे बांटा है, उसका सरफेस जो होगा वो इर्रेगुलर होगा। ठीक है, हमेशा इर्रेगुलर सरफेस की ही बात होती है अमरफस में। ठीक है, बाकी क्रिस्टलाइन में जो डेल्टा एच है, यहाँ हीट ऑफ फ्यूजन की बात की जा रही है, तो डेल्टा एच जो होता है बिल्कुल ही डिफिनिट होता है, लेकिन अमरफस में डिफिनिट नहीं होता डेल्टा एच, जिसको हम हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे आने वाले जो पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से समझना होगा, और यही आप, हमको लगता है कि आपको याद भी करना चाहिए। आपको उम्मीद है कि आगे वाले पॉइंट्स में आपको समझा पाऊँ। तो ये देखिए आगे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन को एनाइसोट्रोपिक बोला गया है। ठीक है, और अमरफस को आइसोट्रोपिक बोला गया है। इस पॉइंट को आप केवल समझ लो। देखिए यार, क्रिस्टलाइन को एनाइसोट्रोपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में भी उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ठीक है, बस ये याद रखना आप कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनाइसोट्रोपिक नेचर का क्यों बोलते हैं। ये 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि 2017 में पूछा भी गया था। तो आप आंसर ऐसे लिखोगे कि अब आपसे सवाल पूछा गया कि वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, 1 मिनट, ये आपको दिखा होगा। तो आप आंसर लिखोगे एनाइसोट्रोपिक नेचर का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कॉल्ड एज एनाइसोट्रोपिक इन नेचर बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इन सब की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, अमरफस को आइसोट्रोपिक बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका डिफरेंट डायरेक्शन में भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही होता है। ये बात आप केवल पकड़ के चलना। क्रिस्टलाइन को एनाइसोट्रोपिक क्यों बोलते हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और अमरफस को आइसोट्रोपिक बोलते हैं क्योंकि दे हैव डिफरेंट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये याद रखना। क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड बोलते हैं और अमरफस को सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है। और क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर के, जैसा कि आपने अभी फिगर में देखा ही था, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। बस ये बातें थी अमरफस और क्रिस्टलाइन की। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी में मैं आपको वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपके काम की हैं। तो यहाँ पर आप केवल एक चीज़ समझ लो, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड ये दिख रहा होगा, और यहाँ पर एक अमरफस सिलिकॉन दिख रहा होगा। ये 2 चीज़ों के बारे में आप जान लो। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जिनमें आपको अमरफस और क्रिस्टलाइन दोनों के ही गुण नज़र आएंगे, तो उसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अमरफस सिलिकॉन क्या है? ऐसा फोटोवोल्टिक मटेरियल है। फोटोवोल्टिक मटेरियल का मतलब है जो कि सन एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अमरफस सिलिकॉन सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक मटेरियल है, जो कि आप फिजिक्स में अच्छा खासा आप इसके बारे में पढ़ोगे ही। ठीक है, अब हम इंटेक्स क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हमें छोड़ना नहीं है, हमें अच्छा स्कोर करना है क्लास 12 केमिस्ट्री में, तो हमें इंटेक्स क्वेश्चन भी करने ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सॉलिड रिजिड क्यों है। ये 1.1 का है, ये वाला सवाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कि सॉलिड रिजिड क्यों है, आपसे ये सवाल पूछा गया। आप लिख सकते हो कि सॉलिड का कॉन्स्टेंट पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है और वो अपने मीन पोजीशन पे केवल ऑसिलेट करते हैं। इतना ही हमें अभी लाइन बाय लाइन रीडिंग में केवल मिला ही है, तो यही आंसर भी होगा, सॉलिड इसीलिए रिजिड है। आगे पूछा गया था कि सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट क्यों है। तो जब अभी आपने बोला कि सॉलिड रिजिड हैं, इसीलिए हेंस सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट है। बस आगे आपको ये बोला गया है कि आप अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन हैं, ये आपको बस बताने हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं 1.3 में, आपको ये एग्जांपल्स दिए गए हैं 1.3 में, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और उसमें आपको छांटना है कि कौन सा अमरफस है, कौन सा क्रिस्टलाइन है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो केवल आपको यहाँ से दिख रहा होगा नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और यहाँ पर एक आ गया आपका कॉपर। ठीक है, तो
नेफ्थलीन हो गया बेंजोइक एसिड, और कॉपर जो है क्रिस्टलाइन है। बाकी जो बचता है सब एमरफस है। तो ये आपके बस केवल एक एग्जाम्पल से आप केवल क्लियर कर सकते थे। 1.4 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन। ठीक है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। उसने केवल आपसे ये कहने की कोशिश की है कि है ना, एक सॉलिड हमने जैसे लिया है, ठीक है, और उसने बोला है कि उस हर डायरेक्शन में उसका फिजिकल एक मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो आप याद करने की कोशिश करो कि हर डायरेक्शन में कौन सा ऐसा सॉलिड था जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम था। तो आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा एमरफस था, क्योंकि हमने अभी टेबल में यहाँ पर आइसोट्रोपिक वाला किस्सा समझा ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस सॉलिड का हर डायरेक्शन में सेम है। तो वो सॉलिड कौन सा है, उस सॉलिड का नेचर कैसा है, वो एमरफस सॉलिड है। क्या वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्लीवेज प्रॉपर्टी में कि अगर हम उसको शार्प टूल से कट करते हैं तो दो सरफेस जो आएंगे वो इरेगुलर होंगे। ठीक है, आप केवल इसीलिए आपको मैंने टेबल से बातें क्लियर करने की कोशिश की थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 1.3 पे, जिसमें लिखा हुआ था कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी पार्ट देखोगे। ठीक है, तो ये केवल सिंपल सा है एकदम, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने लायक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी आपको मैं बताऊँ, यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट्स बताए गए हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मेटेलिक है और कोवेलेंट है। तो यहाँ पर 4 सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन के पार्ट में। अभी आपने सॉलिड के 2 पार्ट देखे थे, एमरफस और क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन के भी आप पार्ट देख रहे हो। क्रिस्टलाइन के 4 पार्ट हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट। ये आप याद रख लेना, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछा गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी टाइप्स आप एक्सप्लेन करो, तो यही चारों टाइप होंगे। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर में भी 3 पार्ट आता है। मॉलिक्यूलर के भी 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, अगर हम इन चारों टाइप्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही समरी टाइप से ये चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए हम इसको ऐसे ना समझकर टेबल के ज़रिए समझ लेंगे, जो हमें काफ़ी आसान होता है। ठीक है, फिर से हम टेबल से कुल चीज़ें समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपका स्क्रीन पे अच्छा खासा शायद शो हो रहा हो सब कुछ आपको। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड आप देख रहे होंगे। हम सॉलिड के टाइप देखेंगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो सॉलिड बना है, कौन उसमें कैसा बॉन्ड है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका फिजिकल नेचर, कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड देख रहे हैं। मॉलिक्यूलर के 3 टाइप्स है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन पोलर या पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा है, मॉलिक्यूल है, उनमें डाइपोल या डिस्पर्सन या लंडन फोर्स लगता है, मतलब कहीं कहीं वीक फोर्स लगता है। एग्जाम्पल में आप आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, SO2 ये सब याद रख सकते हो। फिजिकल नेचर कैसा है, तो मॉलिक्यूलर है भाई, सॉफ्ट होते हैं, और केवल आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला वाटर जो है अगर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तब वो हार्ड होता है। ठीक है, बाकी अब मॉलिक्यूलर सॉलिड अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के मामले में इंसुलेटर होते हैं, आप ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब आ गया मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये आप देख रहे हो। आगे दूसरा है क्रिस्टलाइन के दूसरा टाइप था आयनिक, ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आयनिक सॉलिड समझने की कोशिश करेंगे। अब तो फ्रेंड्स, हम आगे हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल आयंस होते हैं और इनमें कूलाम्बी का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, MgO जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड CF2 का एग्जाम्पल दिया होता है। फिजिकल नेचर हार्ड या ब्रिटल हम कर सकते हैं आयनिक को। और यहाँ पर कंडक्टिविटी देखेंगे तो सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड है ना, सॉलिड के स्टेट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये आप क्लास 10th उनसे आप थोड़ा आप जानते होंगे। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का हाई होता है, ये बताने की कोशिश की गई है। मेटेलिक सॉलिड में
पॉजिटिव आयन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मेटेलिक बॉन्ड होता है, आयरन, कापर, सिल्वर, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेलिएबल, डक्टाइल, ये थोड़ा सा आपका फिजिकल नेचर दिखाया गया मेटल का। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बताया गया चाहे सॉलिड स्टेट है चाहे मोल्टन स्टेट हो, सब में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है अच्छा खासा। कोवेलेंट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको याद भी रख लो। ये चौथा पॉइंट्स हम कोवेलेंट देखने जा रहे हैं। कोवेलेंट में पार्टिकल्स एटम हैं और कोवेलेंट बॉन्ड लगता है सबके बीच। SiO2 यानी क्वार्ट्ज और सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन या डायमंड जिसे हम कह सकते हैं, और ग्रेफाइट जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, अगर फिजिकल नेचर में देखा जाए तो भैया ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, आपको पता है, बाकी सब तो डायमंड हार्ड ही रहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के मामला में केवल ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो एक एक्सेप्शनल केस होता है, आप समझ सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड वालों का हाई होता है, कोवेलेंट सॉलिड का। तो ये रहे क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट, जिसको हमने टेबल के जरिए समझने की कोशिश की थी। इसके एग्जांपल्स और ये इनके बॉन्ड के बारे में आप बस केवल अच्छे से जानना, यही बस केवल इम्पोर्टेंट था। अब हम केवल इंटेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें लगभग आपका दोस्तों ये इंटेक्स क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल आपको कम समय में सही और बेहतर ज्ञान बांटना है। मैं वही चीज़ें आपको केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इम्पोर्टेंट है NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग में, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो मेरे ज़रिए। और दोस्तों, अभी तक आप कुछ भी समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे हम इंटेक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ इंटेक्स क्वेश्चन 1.5 है और यहाँ तक सवाल में ये दिखाया जा रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ सॉलिड्स मतलब आपको दिए हुए हैं और आपको उसी में से केवल बताना है कि कौन सा सॉलिड किस कैटेगरी क्या है। ठीक है, तभी हमने क्रिस्टलाइन का पार्ट देखा हुआ है, तो उसी में से सब कुछ आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल पोटेशियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट, सिंपल सा आयनिक है। ठीक है, आयनिक सॉलिड हैं। और टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, ठीक है, और वाटर, ये सब। बाकी आर्गन भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, समझ सकते हो आप। ठीक है, बचा क्या रह गया? रूबिडियम हो गया मेटेलिक में, और सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है अभी पढ़ के आए हो आप, कोवेलेंट है। सिंपल सा था, केवल आपको बस बताना था। ठीक है, अब एक 1.6 में थोड़ा सा सोचने वाला सवाल दिया है कि एक सॉलिड A है मान लो। ठीक है, अब वो बोलता है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। तो वो सॉलिड स्टेट है चाहे मोल्टेन स्टेट हो, वो है तो इंसुलेटर दोनों ही स्टेट में, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। बताओ कौन सा सॉलिड है? तो यहाँ केवल स्टूडेंट्स को 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कि ये मॉलिक्यूलर भी हो सकता था और ये कोवेलेंट भी हो सकता था। कैसे? क्योंकि इंसुलेटर की जब बात आती है तो आयनिक इंसुलेटर तो होते नहीं हैं, ना मेटेलिक होते हैं। इंसुलेटर कुछ केस में आपका कोवेलेंट भी होता है और मॉलिक्यूलर भी होता है। तो अब आप कैसे बताओगे ये दोनों में से कौन सा था? तब ये समझने की कोशिश करो कि चलिए ठीक है, आपका सॉलिड और मोल्टेन दोनों स्टेट में इंसुलेटर था। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर की गई है कि टेम्परेचर जो था बहुत हाई था, बहुत हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता था। तो मॉलिक्यूलर का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो बचा क्या? कोवेलेंट। तो वो कैसा सॉलिड हुआ? कोवेलेंट सॉलिड हुआ। बस सिंपल सा आंसर हो गया भैया। टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट होते हैं। सॉलिड और मोल्टेन दोनों स्टेट पे इंसुलेटर थे, ऐसे कौन से सॉलिड है? केवल कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से चीज़ें पता लगा सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं 1.7। आयनिक सॉलिड बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन बट नॉट इन सॉलिड, एक्सप्लेन। तो भैया सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड्स के पार्टिकल तो फ्रीली मूव ही नहीं करते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। आयन में मोल्टेन स्टेट में आयन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसका आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते थे आसानी से। अगला क्वेश्चन 1.8 में पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कंडक्टर, मिलिएबल एंड डक्टाइल। तो कंडक्टर, मिलिएबल, डक्टाइल सुनते ही आपको मेटेलिक का नाम तो सिंपल सा याद आएगा। मेटेलिक सॉलिड ही केवल ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल्स में आप कुछ भी मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये सब का एग्जाम्पल दे सकते थे।
तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे हम क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। अब चैप्टर के कुछ खास और सबसे अहम चीज़ें शुरू होंगी। मेरा केवल यही एम है कि आपको कम टाइम में मैं अच्छी चीज़ें बता पाऊँ और एनसीईआरटी की वही लाइनें मैं आपको बताऊँ जो कि इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।